एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 4 नवंबर तक लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और भी आगे 4 नवंबर तक चलते रहेंगे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, तो एक विषय है ओबीसी की जाति आधारित गिनती का, और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। दूसरा है भाजपा कांग्रेस की आपसी समझदारी से चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल। तीसरा है ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनाना है तो गांव की तरफ आंदोलन को ले जाना होगा। चौथा है कि ये सारा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के समर्पण से ही संभव है। और आखिरी कार्यक्रम है, विषय है कि संगठन को बूथ लेवल के संगठन में रूपांतरित करना। साथियों, केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित गिनती न करना आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाकर ये बात थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि बातें समझना जरूरी है। 2000 को हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में राजस्थान की राजधानी में हो रहा था। उस समय ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विषय चर्चा का विषय हमने बनाया। तो ये विषय कहीं सारे देश भर में कहीं पर भी नहीं था। तो उस समय को इस मुद्दे को हमने उठाया। तो इस बात को अभी 15 तारीख को, कल से 15 तारीख को देशव्यापी जो आंदोलन हम लोगों ने अब 6 महीने में करने का प्लान बनाया, उसमें भी भारत बंद करने का ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए और ईवीएम के मुद्दों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस मुद्दे को लगातार ओबीसी की जाति आधारित गिनती को मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। इसकी वजह से भाजपा को और आरएसएस के संगठन के कर्ताओं को ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाने की वजह से इस मुद्दे पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आरएसएस और भाजपा ने ये निर्णय किया कि यदि एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा आपने लगा दिया है। हमारी वजह से आरएसएस को और भाजपा को एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री करना, उसके पीछे यह सोच था कि ओबीसी के लोग अगर आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को पूछते कि आप ओबीसी की जाति आधारित गिनती क्यों नहीं कर रहे हो, तो आरएसएस भाजपा के लोग उसको पूछते कि क्यों गिनती करवाना चाहते हैं। यदि तुम ज्यादा संख्या दिखाकर
तुम्हारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ओबीसी का, अगर इसलिए तुम गिनती करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो ओबीसी के आदमी तो हमने प्रधानमंत्री बना ही दिया है। जब ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री ही बना दिया है और बगैर गिनती करके बना दिया है, तो गिनती करने की जरूरत क्या है? तो बांग्लादेश और भारत मुक्ति मोर्चा की वजह से देश में कितना बदलाव हो रहा है और शासक वर्ग के लोगों को कैसे कैसे फैसले करने पड़ रहे हैं। ये बात तो ये उदाहरण मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे समाज की और संगठन की ताकत और उसका प्रभाव कितना बढ़ गया है। आज मैं हमारे मुस्लिम साथी के यहाँ खाना खाने के लिए गया था, तो वहाँ लोग मुस्लिम समाज की ये कह रहे थे जो यहाँ आए हुए थे कि आप लोगों का कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सही तो है, दिखाई नहीं दे रहा है, आरएसएस को जरूर दिख रहा है, भाजपा को जरूर दिख रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को दिख नहीं रहा। अगर आरएसएस को नहीं दिख रहा होता तो फिर नरेंद्र मोदी नाम के ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग सारे देश भर में कर रहे हैं वो हमारे लोगों को तो दिख नहीं रहा है, मगर हमारे दुश्मनों को आंख लगाकर देख रहा है। तो बातें समझने की जरूरत है। अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन मीनिंग, ऐसा एक अंग्रेजी शब्द बिटवीन द लाइन मीनिंग, तो हमारे लोगों को लाइन पढ़ने के बाद उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। बिटवीन द लाइन क्या है? बिटवीन द लाइन एक अलग चीज है और एक लाइन होती है, एक बिटवीन द लाइन होती है। तो लाइन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है। बिटवीन द लाइन समझने के लिए जो अंतर्प्रवाह सारे देश भर में चल रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रखने की जरूरत है और उसके आधार पर फैसले लेने की जरूरत है। साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हिंदू नहीं, इस आधार पर अगर ब्राह्मणों को पूछा जाए चलो ठीक, आप एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं, तो ये बताइए तो ये किस आधार पर हिंदू है? किस आधार पर हिंदू है? तो कोई ब्राह्मण इस बात का आधार नहीं बता पाए, क्योंकि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं। अगर ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है तो हम किस आधार पर? अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक दिन से 8-10 दिन से, बहुत चौंकाने वाला विषय है जो मैं किताब पढ़कर पूरा किया, आपके दोस्त ने लिखा था। उसका कहना यह है कि जिसे आज हिंदू कहा जा रहा है वो सारे के सारे मुस्लिम लोग, वो ऐसा कह रहा है वो किताब में, और उससे चौंकाने वाले सबूत है। तो मैं बहुत चिकित्सक रूप से पढ़ने वाला आदमी हूँ, इसलिए उससे चौंकाने वाले तथ्य दिए हैं। वो तथ्य भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं। अगर ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है तो फिर हम
तो साथियों, अब जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ और भी फाइनल किया है, उसमें बहुत चौंकाने वाले नया इतिहास है, वो एक प्रकार से नया इतिहास है, उसमें चौंकाने वाली बातें बताई हैं और बहुत सारी सबूतों के साथ बताई हुई बातें हैं। तो उसको आने वाले समय में उजागर करना होगा या उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं, बल्कि ब्राह्मणों का दयानंद सरस्वती नाम का जो लीडर है, उसके पहले कोई भी ब्राह्मणों का नेशनल लेवल का इतना बड़ा लीडर नहीं हुआ है दयानंद सरस्वती के पहले। तो दयानंद सरस्वती पहला नेशनल लेवल का लीडर है। वो ये कहता है कि हिंदू मुसलमानों की दीनी गादी है। अगर हिंदू मुसलमानों की दीनी गादी है तो ब्राह्मण हमें हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहा है? अगर हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है तो मुसलमान तो हमें हिंदू नहीं कह रहा है, तो ब्राह्मण हमें हिंदू कह रहा है, तो ब्राह्मण हमें हिंदू नाम का कहकर गाली देने का काम क्यों कर रहा है? संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको हिंदू कहने के बजाय SC ST OBC का है। अगर आप संविधान पढ़ो तो आपको पता चलेगा, संविधान में आप लोगों को शेड्यूल कास्ट के नाम से रिकॉग्नाइजेशन, शेड्यूल ट्राइब के नाम से रिकॉग्नाइजेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से रिकॉग्नाइजेशन, हिंदू के नाम से रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। अभी भी जो गिनती होती है हर 10 साल बाद, गिनती करने वाले आदमी को एक ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको पूछो, क्या पूछो? शेड्यूल ट्राइब हो, OBC हो, वो पूछता है कि तुम हिंदू हो या नहीं, अपने से ही देता है। उसमें क्या है? तुम शेड्यूल ट्राइब हो, तुम OBC हो, तो 14 सवाल पूछता है, तुम हिंदू हो? अगर तुम SC ST OBC हो, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है अपने से ही तुम देते। जो 10 साल की गिनती होती है ना, तो गिनती करने वाले जो प्रबंधक है, उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है अपने से ही तू लेते। अगर तुम नहीं लिखोगे तो संकट खड़ा होगा। तो संकट क्या खड़ा होगा? अगर उसको पूछा जाए तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो आजाद हो जाएगा कुछ भी बताने के। वो अपने हिसाब से आजाद हो जाएगा कुछ भी बताने के लिए, फिर ये उसका अधिकार होगा। अगर उसने कोई और धर्म का नाम बताया तो वो उसको लिखना होगा और उस पर उसका साइन लेना होगा। समझ रहे हैं प्रोफेसर? अगर साइन नहीं लोगे और उसके बताया हुआ लिखोगे भी नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो भारत में बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ब्राह्मण जो है वो भारतीय, वो विदेशी, वो यूरेशियन। ब्राह्मण जो है वो भारतीय नहीं है, यूरेशियन है, और यूरेशियन विदेशी है। मुसलमान विदेशी नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण SC ST OBC के लोगों को बताते हैं मुसलमान विदेशी। मैं कह रहा हूं मुसलमान विदेशी नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है, क्योंकि उसके शरीर में उसके विदेशी होने का सबूत है। DNA मुसलमानों के शरीर में मुसलमानों का DNA और SC ST OBC का DNA है। ये तो DNA के अनुसार प्रमाणित हो रहा है और कानून
के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए को मान्यता दी। कभी कभी मर्डर किसने किया पता नहीं चलता। आप लोगों को बहुत बात चौंकाने वाली बात बता, पुलिस वालों को मर्डर किसने किया पता नहीं चलता। मर्डर करने वाले का एक बात किसी आधार पर गिर जाता, पट्टा लगाना पड़ता है ना, मारने हत्या करने के लिए ताकत तो लगानी पड़ती है। तो एक बात गिर जाता, एक बात गिर जाता है। वो बाल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम वो उसमें देखती है, वो बाल पकड़ती है और बाल पकड़कर उसका डीएनए निकालती है और डीएनए के साथ उन आदमियों को मिला करती है और मर्डर करने वाले आदमी को सबूत के तौर पर पकड़ लेती है। वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है, किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करके उसको मृत्युदंड की सजा। तो इसका मतलब है डीएनए को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। तो डीएनए प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होता है और डीएनए की विशेषता, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए इंडिपेंडेंट होता है। वो इंडिपेंडेंट डीएनए भी, इसके बावजूद भी वो सारे लोगों का डीएनए भारतीय निकलता है और डीएनए के आधार पर हम सब लोग भारतीय हैं। ब्राह्मण का डीएनए विदेशी लोगों से मिलता है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये देख रहे थे, ये समझ में इसमें मेरा चेहरा, मेरी आवाज जा रही है और सारे दुनिया में जा रही है। इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी ये जा रहा है। तो कभी कभी मुझे रात में 4 बजे टेलीफोन आता है कि मैं समझिए आज आपका भाषण बहुत बढ़िया है। मैंने कहा आपने सुना? कहाँ? अमेरिका से, लंदन से। तो वहां भी, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया। सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया। इसका कोई लिमिट नहीं है, ये सारे दुनिया तक ये फैल जाता है। तो जो बात मैं कह रहा हूं, वो बात जिनके लिए कह रहा हूं वो भी सुन रहे हैं। जिन ब्राह्मणों के विरोध में कह रहा हूं वो मुझे पहले सुनता। ब्राह्मण जो है मेरे को पहले सुनता है। अभी कल परसों एक ब्राह्मण सोशल मीडिया में आया था और मेरा नाम लिख के आया था और बोल रहा था कि वामन में शाम का चेहरा अफ्रीका के लोगों से मिलता। अच्छा, ये नहीं कह रहा है कि वामन में शाम का डीएनए अफ्रीका से मिलता, ये नहीं बोलता, चेहरा मिलता। तो चेहरा का कोई मुद्दा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, डीएनए प्रमाणित किया जा सकता है। मगर ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया है, ये सारा हमारे लोग कम सुनते, पंडित जी लोग ज्यादा सुनते हैं। तो हमारे लोग जो है, आपके इलाके की भाषा बोलता हूँ, बुड़बक ज्यादा, बुड़बक समझ रहे हैं। तो कि अगर मैं आपको मूर्ख बोलूंगा तो आपको कम समझ में आएगा। शुद्ध हिंदी है। बुड़बक एक जबरदस्त शब्द है, ऐसा शब्द हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। बुड़बक जैसा शब्द जो है, ऐसा शुद्ध हिंदी जो है, शुद्ध हिंदी को भी लपेट लेता है, इतना जबरदस्त है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से इस देश में जागृति फैलाने की जरूरत है। और जो बातें हम आप लोगों को समझाते हैं, अपने आसपास के लोगों को बताने की जरूरत है।
आसपास के 10 लोगों का भी ग्रुप अगर आप बनाते हो, ज्यादा नहीं, 10 लोगों का ग्रुप अगर आप बनाते हो, तो अखबार वालों ने, टीवी वालों ने वामन मेश्राम के ऊपर पाबंदी लगाई हुई। मेरा नाम कभी टीवी पर नहीं आता, मेरा नाम किसी अखबार में छपकर नहीं आता। और जिस आदमी को जुम्मा जुम्मा अभी आगे नहीं हुआ, उसका नाम अखबार में आ जाता। आपके यूपी के आदमी का तो ज्यादा आता, उसका नाम नहीं लेना चाहता, मगर नाम आ जाता है। जुम्मा जुम्मा तो मुसलमानों को समझने की दिन नहीं होगा। जुम्मा जुम्मा शुक्रवार शुक्रवार होते हमारे यहाँ। तो इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम लोगों को निश्चित रूप से अपनी जो विचारधारा है, जो बातें हम बता रहे हैं, ये बातें आज प्रचार करते करते इस देश में 36 स्टेट है और 36 स्टेट में 32 स्टेट में ये संगठन हम लोगों ने फैला दिया। 4 स्टेट केवल बाकी है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर 2 और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 2, केवल 4 स्टेट बाकी है। बाकी सारे देश भर में हमारा ये संगठन 769 जिलों में से 625 जिलों में फैल चुका है। किसी के बाद भी इतना संगठन नहीं है, चाहे भाई जी हो चाहे बहन जी हो, समझ, चाहे भाई जी हो चाहे बहन जी हो, बहन जी समझ, 625 जिलों में संगठन हमारा ही है और विशाल आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अंग्रेज लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। मैं पंडित लोगों को भारत छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहा कि तुम लोग भारत छोड़कर चले जाओ। कभी कभी मुझे पंडित लोग सोशल मीडिया में पूछते हैं, मेश्राम जी आप बताओ हम कहाँ जाए। कभी कभी मुझे वो सोशल मीडिया में वो ऐसा पूछते, सवाल लिख के पूछते कि मेश्राम जी आप हमको विदेशी 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 कहते रहते हैं, आप बताइए कहाँ जाए। मैं कहता फिर इधर ही रहे, मगर केंद्र की सत्ता में नजर मत रखिए। आप लोग चुपचाप नहीं रहते, ये समस्या है। आपकी नजर केंद्र की सत्ता पर रहती है और वो किसी भी हालत में केंद्र की सत्ता अपने नियंत्रण में लेने का काम आप चलाते रहते हो। एक प्रकार आप करते रहते हो, काला धन का इस्तेमाल करते हुए हमारे लोगों के वोटों को खरीदते हो और वोटों को खरीदने से भी जब मामला कम पड़ता है तो ईवीएम में घोटाला करके सारा का सारा घोटाला करते। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में वोटों के संबंध में ग्राम पंचायत में विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाया, वो ईवीएम लेकर। तो पहले ईवीएम ने बीजेपी के आदमी को सरपंच घोषित कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गिनती हुई तो जो हार गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने गिनती की और हारने वालों को सरपंच घोषित कर दिया। अभी की बात है, हरियाणा की बात है। तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, ईवीएम में घोटाला होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मानती है। ये जो बात हम कह रहे हैं, ये बात केवल हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करती है। ये तो खामखा कुछ लोगों को लगेगा कि हम ही ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करती है।
तो हम लोग इस बारे में जानकारी आप लोगों को क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पज है? अमेरिका भारत से टेक्नोलॉजी में पिछड़ा, ऐसा तो नहीं कह सकते। अमेरिका भारत से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, मगर अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। आपको पता है? आपको पता नहीं है? अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है, मगर अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। सारे यूरोप में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। जर्मनी और जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है, भारत से कई ज्यादा आगे है। वहां भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। भारत क्या टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। अरे टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस होने का मतलब नहीं है, अमेरिका के 100% पढ़े लिखे लोग हैं। और मैंने देखा, मैं वहां जब 3 महीने रहा अमेरिका में, तो लगभग हर आदमी के घर में कंप्यूटर था। सरकारी ऑफिस में हमारे यहाँ कंप्यूटर मिलता है, कभी कभी किसी प्राइवेट संगठन के पास मिलता है, मगर वहां मैंने देखा वो लोगों के घरों में कंप्यूटर में काम करते हैं, ऑफिस में जाते ही नहीं, कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं। तो वहां टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट है, इतना एडवांसमेंट है, फिर भी वहां बैलेट पेपर पर चुनाव, वहां इतनी ज्यादा एडवांसमेंट है, भारत में इतनी एडवांसमेंट नहीं है। तो भारत में 80% से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी, 80% से ज्यादा लोग भारत में इंडिपेंडेंट कर सकते नहीं कर सकते। थोड़ा आंकड़ा में ज्यादा बता, 80% थोड़ा ज्यादा, 90%, 95%, मुझे लगता है 98% लोग जो है वो घर में कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा हुआ 2%। 2% का मतलब है 3 करोड़ लोग अपने घरों में कंप्यूटर शायद ऑपरेट करते हों। तो जहां पर ये स्थिति है, वहां ईवीएम के द्वारा जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा वोटर्स का सिस्टम डेवलप करना, ये हमारे लोगों के साथ जिनकी संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा होने की वजह से जिनके वोट ज्यादा है, और वोट ज्यादा होने का मतलब ये होता है जब तुमने लोकतंत्र स्वीकार किया तो ज्यादा वोट वाले लोगों का राज होना चाहिए। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मणों ने इसीलिए अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन शुरू किया, क्योंकि वो विदेशी थे। अगर इसी सिद्धांत को स्वीकार किया जाए कि विदेशी लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, ये बात अगर ब्राह्मणों ने स्वीकार की थी और इसी आधार पर अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन चलाया था, तो यही सिद्धांत ब्राह्मणों पर लागू होता है, यही सिद्धांत ब्राह्मण पर आयद होता है। जो सिद्धांत अंग्रेजों के लिए लागू है, वही सिद्धांत ब्राह्मणों के लिए लागू होता है। उनको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। कोई ब्राह्मण गधे से गधा ब्राह्मण कहता है, बोलने वासियों तुम्हारा राज तुम ले लो, ये गधे से गधा ब्राह्मण कहता, वो मुझे नहीं कहता, कोई नहीं कहता, बल्कि गधे से गधा ब्राह्मण भी कोशिश करता है कि हम लोगों को अधिकार ना मिले, लगातार कोशिश में रहता, लूट करने की कोशिश करते रहता। तो हम लोगों को योजना बनाकर काम करना चाहिए
कि हम आजादी अब ब्राह्मणों से हासिल करें। अंग्रेजों से तो ब्राह्मण आजाद हो गए, अब ब्राह्मणों से आजादी हासिल करने का काम करें। कैसे हो? सवाल कैसे हो? कैसे होगा? उसका जवाब है संगठित शक्ति से। ये बात मैं 19 साल की उम्र से इस समझने से हमारे सीनियर लोगों से समझा, इन लोगों से बात समझा कि संगठित शक्ति से ये बदलाव संभव है। तो 19 साल की उम्र से मैं इस काम में लगा और 500 जिलों में जाकर फिजिकल मीटिंग करके 625 जिलों में 36 में से 32 राज्यों में संगठन खड़ा किया। अब इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया। अब आखिरी क्या करना है? अब विशाल आंदोलन, विशाल संगठन से निर्माण होगा। तो विशाल संगठन कैसे होगा? 15 लाख बूथ में हमें संगठन खड़ा करना होगा। जैसे चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा करता है और उस बूथ में बूथ ऑफिसर बनाता है, टेम्पररी बूथ ऑफिसर बनाता है और चुनाव संपन्न होने के बाद विसर्जित करता है। तो हम लोगों को बूथ लेवल का जो ढांचा है, जिसके बूथ में 1200 वोट होते हैं, तो एडल्ट लोग होते हैं 18 साल वाले, अगर हम उसका संगठन खड़ा करने का काम करें तो 1200 वोट का अगर एक बूथ का संगठन खड़ा करे तो विशाल संगठन खड़ा हो। दूसरी बात, इससे भी विशाल संगठन खड़ा करना है, सोशल नेटवर्किंग खड़ा करना। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14-15 सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना है। यानी 1200 वोटर में अगर हम 14 लोगों के सामाजिक संगठन खड़ा कर देते हैं तो ये 2 करोड़ लोगों का यूनिट खड़ा होगा। अगर एक यूनिट में 25 लोगों को रखते हो तो 50 लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। अगर 50 लोग सड़कों पर उतर गए तो आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। पंडित लोग इंजीनियर है, आप हो पंडित है मुझे डाउट पड़ता है कि ये भाषण में इतनी बार बिजली क्यों जा रही है, क्योंकि लगभग सारे देश भर में जब भी मैं भाषण करता हूँ बिजली जाती है। एक आध बार जाती है, ज्यादा बार जा रही है तो निश्चित रूप से पंडित जरूर यहाँ होगा। पंडित मेरा हर जगह पीछा करता है। मैं सारे देश भर में पंडित का पीछा कर रहा हूँ, पंडित मेरा पीछा कर रहा है। और हॉल का मैनेजर पंडित है बोल तो मतलब दुश्मन तो एकदम अब हमारे पास आके पहुंच गया है। तो साथियों, हम लोगों को विशाल संगठन खड़ा करने की जरूरत है और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों का काम है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निर्माण करने का काम था, मैंने कर दिया। अब अपने अपने जिलों में बूथ लेवल के संगठन का काम करने का मामला है। ये तो आप लोग कर सकते हो और 1-2 साल में कर सकते हो, ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है। अगर आप ऐसा करो तो आपकी आजादी निश्चित। आजादी ऊपर वाले के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के पास तो आपको ऊपर लेके जाने की आजादी है। इधर धरती पर आजाद होना है तो आपके पास आजादी है
और वो संगठित शक्ति निर्माण करके ये कर सकते हैं। ऐसा करना होगा, ऐसा करने का काम आप करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अभी यथावत बैठे रहिए अपने स्थान पे।